तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक दिख रहा है सामने, समकोण त्रिभुज एवं आयत के विकर्ण पर आधारित प्रश्न हल करना हम लोग आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं इससे संबंधित बेसिक जानकारी। देखिए बच्चों, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 अंश होता है और ये लंब भुजा कहलाता है। पहले से बता चुका हूँ तुम लोगों को। ये आधार भुजा कहलाता है और ये कहलाता है कर्ण। ठीक है। और इन तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा का अगर मान ज्ञात नहीं है, किसी भी एक भुजा का मान ज्ञात नहीं है, तो इसको ज्ञात करने का एक सिंपल सा सूत्र है। ये कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जिसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र की सहायता से इन तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है। अगर कर्ण का मान जानना रहता है तो क्या करते हैं, ये वर्ग चिन्ह को पक्षांतर कर देने से ये वर्गमूल इस तरह बन जाता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक। और बाकी जितना भी लंब या आधार का जानना है तो सिंपल सा है, लंब बराबर हो जाएगा फिर वर्गमूल। अब इसमें कर्ण का भुजा का मान सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण के वर्ग में से हमेशा जो बच गया भुजा क्या है, आधार का वर्ग, इसको घटाना होता है। अगर आधार का मान जानना है, आधार भुजा का मान जानना है, तो फिर वही सिंपल है, वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग में से घटाएंगे लंब का वर्ग। ठीक। तो ये चीज याद रहना चाहिए समकोण त्रिभुज से संबंधित में। दूसरा कहें, दूसरा देखिए तो आयत। तो आयत में क्या चीज याद रहना चाहिए, देखो एक आयत मान लो बना देता हूँ मैं। देखो जी, इसमें से बना देता हूँ। ये हो गया आयत और ये हो गया वर्ग। ठीक। अब देखो, ये जो भुजा है ये, यही भुजा कहलाता है विकर्ण। आयत में भी विकर्ण होता है और वर्ग में भी विकर्ण होता है। तो इसको हम देखते हैं अगर, तो क्या है, ये भी समकोण त्रिभुज जैसा, इसको बोलते हैं विकर्ण। और ये भी है विकर्ण। आयत, आयत का जो विकर्ण है, आयत का विकर्ण जानना रहता है तो क्या करते हैं, सिंपल है, ये समकोण त्रिभुज जैसा बन जाता है। देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज बन गया। और ये जो चौड़ाई है वो लंब के रूप में है और लंबाई है वो आधार के रूप में है। ठीक है। तो यहाँ निकालना है तो वही विधि हो जाएगा, विकर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, विकर्ण निकालना है तो वही वर्गमूल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये आयत में अगर विकर्ण जानना है तो वर्गमूल करेंगे लंबाई का वर्ग धन आधार सॉरी चौड़ाई का वर्ग। इसका सूत्र क्या है, विकर्ण बराबर वर्ग में अगर विकर्ण जानना है तो इसका सूत्र है बच्चों भुजा गुणित वर्गमूल 2। इसी का थोड़ा स्पेशल याद रखना पड़ेगा। ये तो सरल है इसका, इसमें बस लंब और आधार के जगह में इसमें चौड़ाई और लंबाई लिखा रहता है। चाहे खड़ी भुजा धन आड़ी भुजा, सीधा बात। ठीक है। तिर्यक भुजा का वर्ग हमेशा खड़ी भुजा धन आड़ी भुजा के वर्गों का योगफल, ऐसा याद है।
अब चलिए इसी पर आधारित प्रश्न हल करते हैं और इन सूत्रों को ध्यान में रखना, समझ आ जाएगा। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। ठीक, देखो पहला प्रश्न क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि किसी समकोण त्रिभुज यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले बना लो ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज बना लो। समझने के लिए हमको ये सब बनाना जरूरी। तो ये है बच्चों, मान लो एक समकोण त्रिभुज। अब प्रश्न में लिखा है, देखो आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे ये आधार है तो 8 सेंटीमीटर, और कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण की, ये वाला कर्ण भुजा है 10 सेंटीमीटर है। अब ये लंब हमको जानना है, लंब का मान है। तो अभी मैंने जस्ट तुरंत बताया है क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान पता ना हो तो तुरंत निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर मैंने क्या लिखवाया, लंब बराबर वर्गमूल कर्ण सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा क्या है, आधार, तो आधार का वर्ग तो घटा दो। हमको देखो दोनों पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, तो हमेशा ये लंब और आधार में से किसी एक भुजा का मान जानना है ना बच्चों। तो कर्ण के वर्ग में से ये जो आधार का वर्ग है उसको घटाएंगे तो मिल जाएगा। चलो भाई, कर्ण का वर्ग कितना है, 10, यानी 10 लिखा है, 10 का वर्ग, आधार है 8। अब देखें 10 का वर्ग कितना होता है, 10 दहम 100। 10 का वर्ग का मतलब होता है बच्चों, एक बार बता दूं, 10 का वर्ग का मतलब होता है 10 गुणित 10, यानी 10 को 2 बार लिख के आपस में गुणा करना, तो क्या होगा, 100 होगा, सिंपल सा। और 8 का वर्ग का मतलब होता है 8 गुणित 8, ये मिल गया। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ 100 में से 64 घटाएंगे, 100 में से 64 घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी, 36। क्या मिलेगा, यहां से लिख देता हूं, वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। कैसे जानते हैं, क्योंकि 6 का वर्ग बराबर होता है 36। 6 का वर्ग बराबर कितना होता है, 36। तो कोई भी संख्या जिसका वर्ग है वही उसका वर्गमूल होता है। तो 6 का वर्ग 36 है, इसलिए 6 उसका वर्गमूल होगा। तो इस तरह हमको लंब बराबर मिल गया, इस तरह लंब बराबर हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या जानना है प्रश्न में वो देखें, क्षेत्रफल। प्रश्न में पूछा है क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंब और आधार का गुणनफल। आधार का गुणा करोगे और उसका आधा कर दोगे, यानी कि बटे 2 कर दोगे, तो लंब मिल गया हमको कितना, 6। लंब कितना मिल गया, 6, आधार 8। अब इसी को आधा करना, तो देखो 2 से 4 को भाग कर सकते हो, 2 चौक 8, तो इस तरह 6 गुणित 4 कितना हो गया, 6 चौक 24। अब क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग लिखना जरूरी है, और सेंटीमीटर में मापे हैं तो सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। सर सिर्फ लंब और आधार का गुणा क्यों किए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये एक आयत है बच्चों,
आयत को न जब हम आयत में एक विकर्ण बना देते हैं, आयत में एक विकर्ण बना देते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो याद होगा, इसी से समझोगे। आयत का क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और ये चौड़ाई है, ठीक है। यही से समझना समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को। एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन जब हम एक आयत में विकर्ण खींच देते हैं तो ये जो आयत है बच्चों, वो दो समकोण त्रिभुज बन जाता है। देखो, एक समकोण त्रिभुज को देखो हरा रंग में मैंने कर दिया, दूसरे समकोण त्रिभुज को मैं ये गुलाबी रंग में कर। अब दोनों समकोण त्रिभुज बराबर बनते हैं, कोई छोटा नहीं बनता इसका, ठीक है। कोण त्रिभुज बराबर होते हैं। तो अगर उसकी बात करूं तो आयत का आधा होता है इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है। समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आयत के नजर से करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल या आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। इस बात को याद रखो हमेशा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है करके पूछे कितना होता है तो कह सकते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन जैसे ही हम आयत को दो भागों में बांटते हैं तो एक समकोण मिल जाता है, और समकोण में चौड़ाई को बोलते हैं लंब, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, और ये लंबाई को बोला जाता है आधार, लंबाई को बोला जाता है आधार। तो हम जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख गुणित चौड़ाई न लिख करके लंब गुणित आधार लिखते हैं, लंब गुणित आधार, क्योंकि समकोण त्रिभुज में भुजा का नाम अलग हो जाता है। आयत में भुजा का नाम अलग बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में अलग, और वर्ग में अलग। तो हमको वही समझना है, तुलनात्मक समझना है कि जिसे हम आयत में चौड़ाई बोल रहे थे उसको समकोण त्रिभुज बन जाता है तो लंब बोलते हैं, और जिस लंबाई बोल रहे थे समकोण त्रिभुज बन जाता है तो आधार बोलते हैं। तो वही लंबाई गुणित चौड़ाई न लिख करके लंब गुणित आधार लिखते हैं। लंब गुणित आधार क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल का आधा होता है। क्यों? क्योंकि किसी आयत को दो बराबर भाग में बांटने पर, विकर्ण से दो बराबर भाग में बांटने पर हमको दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज एक आयत का क्षेत्रफल का आधा होता है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है, इसलिए बटे दो करते हैं। अब गुणा करते हो वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है तो लंबाई गुणित चौड़ाई की जगह में लंब गुणित आधार कर। समझ आया? यस सर। लंबाई गुणित चौड़ाई क्यों करते हैं? वो दरअसल लंबाई गुणित चौड़ाई है आयत का, लेकिन जैसे ही समकोण त्रिभुज बनाते हैं वो लंब गुणित आधार बोलते हैं समकोण त्रिभुज।
ठीक है, चलिए देखते हैं ये अगला प्रश्न। लगभग इसी से संबंधित प्रश्न रहेगा आज। एक समकोण त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए, क्योंकि अभी इसी से संबंधित प्रश्न बताया हूं तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। तो अभी बताया हूं कि लंब गुणित आधार का आधा होता है, यानी उसका बटे 2 करना। तो हमको लंब प्रश्न में पता नहीं है, तो लंब पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से निकालेंगे भाई। वर्गमूल कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया है 25, तो 25 का वर्ग करेंगे। आधार का मान दिया है 20, तो 20 का वर्ग करेंगे। 25 का वर्ग होता है 625, 20 का वर्ग होता है 400। अब 625 में से 400 घटाएंगे तो आता है 225। और जो बच्चे वर्ग संख्या जानते हैं वो तुरंत बोल सकते हैं कि तो 225 का वर्गमूल होता है 15। ये मिल गया बच्चों हमको लंब का मान। किसका मान मिल गया? लंब का मान। अब लंब का मान मिल गया तो वही तो ढूंढ रहे थे। लंब का मान मिल गया तो लंब के मान में रखेंगे जी। तो लंब की जगह में 15 लिखेंगे, आधार की जगह में 20 लिखेंगे। अब उसी का बट तो 2 से देखो कट रहा है 20, 10 बार में, तो 15 गुणित 10 आया। और क्या है? तो 15 गुणित 10 कितना होता है? 150 होता है। सिंपल सा। अब ये वर्ग सेंटीमीटर लिखा है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग से मापा जाता है। एक आयताकार मैदान 12 मीटर गुणित 16 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? सेम प्रश्न है बच्चों, बस ये क्या बन गया? आयताकार है। अब आयताकार है तो आयताकार है तो क्या हुआ? इसमें भी समकोण त्रिभुज बनता है, बताया हूं। ये विकर्ण है भाई, तो विकर्ण की लंबाई पूछा है और तुमको लंबाई चौड़ाई पर 12 मीटर इस चौड़ाई को मान लोगे तो इसको लंबाई को मान लो तुम 16। अब ये विकर्ण का मान जानना है, चलो बताओ, कमेंट करो। चलिए बच्चों, आप लोग माइक बंद कर दो, बता रहा हूं। तो हमको विकर्ण का मान ज्ञात करना है। अब विकर्ण को समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तब कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण विकर्ण बस नाम का फर्क है, सूत्र वही चला बना। तो ये हो गया, विकर्ण का मान जानना है तो वर्गमूल करेंगे। ये दो भुजा जो मान पता है ना, आड़ी भुजा खड़ी भुजा, तो ये कह सकते हो लंब या लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग जी। यही तो होता है। तो लंबाई तो हमको प्रश्न में दिया है कितना है? 16, तो 16 का वर्ग करेंगे। चौड़ाई दिया है प्रश्न में, तो ये हो गया 12, तो 12 का वर्ग करेंगे। अब मुझे बताओ 16 का वर्ग तुम लोगों ने कितना लिखा था? जो सही में बनाए हो वो तो बताएगा। 16 का वर्ग क्या होता है? 256। जल्दी बोलना था। 12 का वर्ग 144। 144। अब क्या करना था? 256 और ये 144 को जोड़ना था। तो 256 144 को जोड़ेंगे तो ये आता है, देखो 400। तो जोड़ के आ गया 400। अब 400 का वर्गमूल तो एकदम गधा आदमी भी जान सकता है, अगर वह संख्या है। तो क्या आया? विकर्ण बराबर 20 आया जी।
विकर्ण बराबर 20। अब विकर्ण का मान मीटर में दिया है तो मीटर में रहेगा। यही आंसर है बच्चों। केवल इसमें विकर्ण जानना था तो विकर्ण का तो सूत्र लिख ही लिए हैं। तो 400 का वर्गमूल होता है 20। क्यों? क्योंकि 20 का वर्ग संख्या होता है 400, यानी 20 का 20 से गुणा करके देख लो। 2 शून्य है तो 2 शून्य लिखेंगे, 2 दूनी 4, 400 होता है। तो किसी भी संख्या का वर्ग संख्या अगर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में है, किसी भी संख्या का वर्ग संख्या अगर वर्गमूल चिन्ह के अंदर है तो यही आपको पता होना चाहिए। तो 420 का वर्ग संख्या है, इसका मतलब 20 400 का वर्गमूल है। सिंपल सा। तो इस तरह से हमको विकर्ण मिल गया बच्चों। सही। अब बताओ इस आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? 2। किसी भी आयत की लंबाई चौड़ाई का चाहे अंतर पूछे, अंतर दिया रहा हो, या कहीं चौड़ाई से कितना लंबाई ज्यादा है करके लिखा हो, या लंबाई से है करके लिखा हो, सभी का उत्तर देखो 2 आया। 2 आया ना। तो इस तरह के प्रश्न में करना क्या रहता है, बार बार बता रहा हूं। ये इसमें देखना एक और शब्द आया है, परिसीमा। परिसीमा का अर्थ होता है बच्चों परिमाप को ही परिसीमा बोलते हैं, ये भी याद रखो। और परिमाप को परिमिति भी बोलते हैं, ये मैं शुरू में बता दिया था। ठीक। अब परिमाप को बाहरी सीमा भी बोलते हैं, बाहरी सीमा। और वृत्त में इसी को बोलते हैं परिधि। वृत्त में परिधि बोलते हैं। तो ये सब शब्द याद रहना चाहिए। परिमाप पढ़ाए थे सर, परिमिति पढ़ाए थे, ये परिसीमा क्या है भाई करके भटक जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे शब्दों का ना बहुत सारा पर्यायवाची होता है। जैसे तुम्ही लोगों का घर में कई ठो नाम रहता है, चिंटू मिंटू छोटू मोटू, और ओरिजिनल नाम अलग रहता है जी। तो कई बच्चों का नाम कई ठो रहता है ना, घर में अलग, स्कूल में अलग, पारा मोहल्ला में अलग। तो ऐसे ये भी है जी, इनका भी कई ठो लगा वैसे नाम रख दिया है। तो बच्चों ध्यान दो, अगर परिसीमा मान लो इसका परिसीमा निकालते तो ये कितना निकलता? 8 10 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। परिसीमा क्या निकलता? 36 सेंटीमीटर। तो जब भी परिसीमा दिया हो और प्रश्न में क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल तभी जानोगे ना जब लंबाई चौड़ाई जानोगे। ठीक है। हमको यहाँ पर ये नहीं पता है ना, केवल परिसीमा पता है ऐसा मान के चलो। तो हमेशा परिसीमा को 2 से भाग करना, याद रखना। जब भी तुमको परिसीमा दिया हो यानी परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल पूछे आयत का, फर्स्ट काम करना 2 से परिसीमा को भाग कर देना। तो इस तरह आया 18। क्या आया? 18 मिलेगा। अब तुरंत इस 18 में से कितना का कम ज्यादा है या कितना का अंतर है लंबाई चौड़ाई में? लंबाई चौड़ाई में कितना का अंतर है, कितना का कम ज्यादा है, उसको घटाना। तो घटाओगे तो आएगा देखो 16। और जैसे ही 16 मिला तुरंत फिर 2 से भाग करना, तो इस तरह मिलेगा। ऐसे जब करोगे तो जो लास्ट में भागफल आएगा ना, पहला काम क्या किए? 2 से भाग करना। दूसरा काम लंबाई चौड़ाई के अंतर को घटाना। तीसरा काम फिर 2 से भाग करना। तो जो मिलेगा वही चौड़ाई होता है। अब चौड़ाई तुमको पता चल जाएगा जब 8, तो वो 2 का अंतर है, माने 2 ज्यादा होगा लंबाई, तो वो 10 नहीं हो जाएगा रे भाई, तुरंत नहीं कर लोगे। अब लंबाई चौड़ाई तुमको पता चल गया तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे? 8 गुणित 10 बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर। बस इसी नियम का फॉलो करते हुए तुमको ये प्रश्न बनाना है। ठीक। चलो अब कमेंट करो।
नियम बता दिया हूं, 3 स्टेप करना है। 3 स्टेप केवल करना है बच्चों, याद रखना इसमें जब भी परिसीमा यानी परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो 3 स्टेप केवल करना है। पहला स्टेप क्या बताया, बताओ मुझे, क्या करने के लिए बोला मैं पहला स्टेप? आधा भाग करने के लिए 2 से। किसको? परिमाप को। परिमाप या परिसीमा को 2 से भाग करना है, ये पहला स्टेप है। तो परिसीमा दिया है 44 और 44 को 2 से भाग करेंगे तो हमको मिलता है 22। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो ऊपर में मिला 22, उसमें से अंतर को घटाना है। अंतर कितना है? 2। कितना कम ज्यादा है? 2 का। तो 2 को घटाएंगे तो क्या मिला? 20। 20 मिला। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, फिर क्या करने के लिए बोला था? भाग 2 पूरा से बताओ भाग ना। 20 को। हाँ, 2 से भाग करने के लिए बोला था। पहले भी 2 से भाग करना है, बीच में कितना का कम ज्यादा है लंबाई चौड़ाई, उससे उसको घटाना है। तीसरा में फिर 2 से भाग करना है, तो इस तरह आ गया 2 दांत। 10। यही है बच्चों चौड़ाई। अब 10 चौड़ाई मिल गया, 10 चौड़ाई मिल गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रे भाई? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो तुमको चौड़ाई मिल गया 10। अब प्रश्न में लिखा है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है लंबाई, तो 2 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं कर सकते क्या? 10 से 2 ज्यादा होगा तो क्या होगा? 12 होगा। लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है लिखा है, तो चौड़ाई पता चल गया, तो 2 सेंटीमीटर अधिक करना है, तो 10 से 2 ज्यादा करोगे 12। बस अब 12 गुणित 10 माने हो गया 120। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। इस तरह यही आंसर है बच्चों। सरल है कि नहीं है जी? स्टेप याद रहना चाहिए। चित्र के माध्यम से बताओ सर। चित्र के माध्यम से बताओ बोल रहे हो? अभी तो चित्र के माध्यम से, इसके पहले तो चित्र के माध्यम से बताया था जी, यहाँ पर जी, यहाँ नहीं बताया था। इस तरह से ये एक आयत है बच्चों। अब वो परिसीमा दिया है, परिसीमा। तो परिसीमा दिया था कितना? 44 सेंटीमीटर। तो परिसीमा का मतलब है कि मान लो मैं इसको ABCD आयत का नाम दे दूं, तो A से लेकर B, अब B से लेकर C, C से लेकर D, D से लेकर A, यानी चारों भुजा के माप का योगफल परिसीमा कहलाता है। तो इसका एक सूत्र बताए हैं तुम लोगों को। क्या सूत्र है? तो परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप तो हमको पता है ना, परिसीमा 44। अब हमको लंबाई चौड़ाई जानना है। क्यों लंबाई चौड़ाई जानना है? क्योंकि प्रश्न में क्षेत्रफल पूछा, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई जान गए तब हम क्षेत्रफल जानेंगे। तो लंबाई चौड़ाई जानना है, तो लंबाई चौड़ाई देखो इस परिमाप के अंदर छिपा हुआ है, देखना। मान लो तुम एक आदमी कम्बल ओढ़ा है, कम्बल ओढ़ के सोया है, तो बिना कम्बल को खोले या बिना कम्बल को हटाए क्या हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? वो हमको दिखाई नहीं देगा कम्बल ओढ़े। कम्बल अगर ओढ़ा हुआ है तो उसको पहचान नहीं सकते ना, उसको देख नहीं पाएंगे। तो उसी तरह है बच्चों, ये परिमाप के अंदर ये क्या है? लंबाई चौड़ाई कम्बल ओढ़ के सोया है, लेकिन ये जरूर पता है हमको
ये परिमाप के अंदर में लंबाई चौड़ाई कंबल ओढ़ के सोया है तो कंबल को हटाना पड़ेगा तभी लंबाई चौड़ाई मिलेगा। तो इसमें कंबल क्या है तो ये 2 गुणा। इसीलिए हम क्या करते हैं लंबाई चौड़ाई को देखने के लिए पाने के लिए ये 2 गुणा को हटा देते हैं यानी बराबर चिन्ह किधर खींच के ले आते हैं। तो 2 गुणा को बराबर चिन्ह की इधर लाओगे तो वो 2 से भाग हो जाता है जी। आप बराबर चिन्ह को उस पार केवल लंबाई और चौड़ाई बचता है फिर ऐसे। अब 2 से भाग करते हो 44 को तो 22 मिलता है। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 ज्यादा है तो हम इसको चौड़ाई धन, प्रश्न में लंबाई का मान नहीं दिया है ना, लंबाई को क्या लिखा है चौड़ाई से 2 ज्यादा है और चौड़ाई तो चौड़ाई 6। अब ये ये क्या हो गया चौड़ाई और चौड़ाई मिलके हो जाता है 2 चौड़ाई। अब धन 2 अलग है तो ये धन 2 को फिर भेजते हैं इसको इधर। अब ये फिर ढका हुआ है ना, चौड़ाई देखो चारों तरफ से घिरा है, हमको चौड़ाई जानना है यहाँ। इधर धन 2 से घिरा हुआ है, इधर 2 गुणित से, तो धन 2 को पक्षांतर करते हैं तो वो माइनस हो जाता है देखो ऋण इधर, तो उसी को 22 में से 2 घटाते हैं तो 20 मिलता है। फिर ये गुणा 2 को पक्षांतर करते हैं तो ये भाग 2 हो जाता है। तो 3 स्टेप हुआ कि नहीं हुआ। अब मिला वो 10 जो है वो चौड़ाई है। अब 2 ज्यादा है करके लिखा है तो 10 में 2 जैसे ही जोड़ते हैं तो लंबाई मिल जाता है इस तरह 12। अब जैसे ही मिलता है उसको फिर आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इसीलिए 3 स्टेप बता दिया था शॉर्ट ट्रिक में कि यहाँ पर 2 गुणा को पक्षांतर करते हैं तो 2 से भाग करते हैं। फिर देखो कितना कम ज्यादा था 2 का कम ज्यादा था तो 2 को माइनस किए यानी घटाए। और फिर 2 चौड़ाई मिलता है उसके बाद इसलिए फिर चौड़ाई प्राप्त करनी। इसीलिए ये 3 स्टेप में किया जाता है। जैसे लंबाई चौड़ाई मिलता है तो गुणा कर देने से क्षेत्रफल मिल जाता है। ये प्रोसेस है इसका, यही काम अभी किए हैं इसमें। इसीलिए 3 स्टेप बना के बताया हूं। देखो जब हम परिसीमा को 2 से भाग करते हैं तो जो मिलता है ना बच्चों 22, ये दरअसल लंबाई चौड़ाई का योगफल है। लंबाई चौड़ाई का योगफल है 22। चूंकि लंबाई चौड़ाई का योगफल 2 का अंतर है ना दोनों में लंबाई चौड़ाई में, तो 2 को घटा देने से वो दोनों चौड़ाई बन जाता है। तो ये क्या है 2 गुणित चौड़ाई है। ये जो 20 मिलता है वो 2 गुणित चौड़ाई है। अब फिर 2 गुणा को भाग करने से जो मिलता है वो वास्तव में चौड़ाई है। अब चौड़ाई मिल गया तो 2 का ज्यादा है तो 2 ज्यादा कर दिए, 10 में 12, 10 में 2 जोड़ दिए 12 बन गया। लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गया तो गुणा कर दिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलो अगले प्रश्न में इसी तरह का तो और प्रश्न है, समझ आ जाएगा। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौड़ाई क्रमशः 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। देखो भाई थोड़ा सा अलग प्रश्न। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया। तो क्या होगा देखो, इसमें सबसे पहला काम वेदांत ये बता मुझे, तूने सबसे पहले क्या किया। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदला। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो कितना सेंटीमीटर मिला। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो बराबर चौड़ाई कर। सेंटीमीटर में है तो इकाई समान करने के लिए अगर एक लंबाई या चौड़ाई में से कोई सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है तो या तो दोनों को मीटर बनाना पड़ेगा या दोनों को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। ये तरीका रहता है। इसका मतलब क्या है कि हम सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से कर सकते हैं।
मीटर का गुणा मीटर से कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सेंटीमीटर का गुणा मीटर से या मीटर का गुणा सेंटीमीटर से नहीं किया जाता। ये चीज पहले पता होना चाहिए, तभी वो आदमी प्रश्न बना सकता। तो सेंटीमीटर था चौड़ाई, सेंटीमीटर में था चौड़ाई, तो हमने लंबाई को भी मीटर से सेंटीमीटर बनाया। सिंपल सा फंडा है रे भाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब तुमने लंबाई को 100 सेंटीमीटर बना दिया और चौड़ाई तो पहले से सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर, तो 100 और 50 तो वो बन जाएगा 5,000। अब चूंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी गुणा होगा तो वो बन जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर मैं कहूं, ध्यान दो, अगर मैं कहूं चौड़ाई को मीटर बना के उत्तर बताओ तो क्या उत्तर आएगा? चलो कमेंट करो। पहला काम तो ये है कि जितने भी बच्चे कमेंट किए हो, किसी को भी सेंटीमीटर को मीटर बदलना नहीं आता, इतना तो क्लियर है। बताओ तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर लिखे हो? भाई सेंटीमीटर को मीटर बनाने का नियम क्या है? सेंटीमीटर को मीटर बनाने का नियम है 100 से भाग कर दो। क्या आया? दशमलव, कट गया। दो तो शून्य है तो दशमलव 2 अंक के बाद रहता है, यानी 0.5 मीटर आया। ये है उत्तर। ये है 50 सेंटीमीटर को मीटर बन गया, 0.5 बनेगा। अब लंबाई दिया है 1 मीटर, चौड़ाई मिला हमको 0.5, तो क्या आएगा? 5 एकम 5। अब एक अंक के आगे में दशमलव है तो दशमलव, तो ये उत्तर आ गया हमारा 0.5 वर्ग मीटर। ये आंसर है। अब मीटर है और क्षेत्रफल नाप रहे हो, अब बिना वर्ग बोले बोलते हो। अरे क्षेत्रफल के उत्तर में वर्ग नहीं लिखे तब तो ऐसे ऑलरेडी गलत हो गया। अब मीटर में नापे हो तो मीटर आएगा। सेंटी माने क्या होता है? सौवा। सेंटीमीटर यहीं पर छिपा है नाम। सेंटीमीटर माने सेंटी को अगर मीटर बनाना है तो सेंटी माने 100 होता है, तो 100 से भाग करना। अब 50 को 100 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर और 1 मीटर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 एकम 0.5 जी। आप दशमलव के आगे इकाई में शून्य लिख सकते हो, उसको लिखने, ठीक है। तो ये 0.05 वर्ग मीटर हो गया। सब चलो, तो ये 3 मीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। वर्ग मीटर में क्षेत्रफल बताओ। तो भैया अभी तो बताया, 60 को 100 से भाग करोगे तो क्या आया है? 0.6 आया है। चौड़ाई 0.6 मीटर हो गया चौड़ाई, और लंबाई तो पहले से दिया है, तो लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 0.6, तो इस तरह हो गया 6 तिया 18। लेकिन दशमलव तो एक अंक के आगे में रहेगा ना, तो 8 के तो आगे में आएगा, तो 1.8 वर्ग मीटर तो हुआ। हिमांशी दशमलव वाला भी भूल गई, दशमलव लगाना। 6 तिया 18 करेंगे तो 6 तिया 18 कर रहे हैं, तो दशमलव एक अंक के आगे में है तो एक अंक के तो आगे में रहेगा, तो 1.8 तो बना, तो 1.8 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। आप कहाँ गलती कर रहे हो? तुम लोगों को पता चला अपनी गलती? पता चला जी? हाँ, गुणा करने के बाद दशमलव गलत तरीका से लगा रहे हो। दूसरा, कई बच्चे अभी तक मेरे समझ में नहीं आया है, 60 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए बोला, तो भाई 100 से भाग करोगे तो ये एक ही तो दशमलव बन के आगे में दशमलव लगा दो। देखो, एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लो मैंने कह दिया
3 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ। कितना मीटर होगा? कितना मीटर होगा? सब सटक पर आए। अजी 100 से भाग करोगे तो 100 में 2 शून्य है, तो दशमलव 2 अंक आगे लगेगा, तो 3 तो एक ही अंक है। अब 0 बन गया मीटर, यानी कि 0.03 मीटर होगा। जब भी सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 2 अंकों के आगे, यानी दशमलव बाद कहें तो 2 अंक होना चाहिए। तो 3 ही सेंटीमीटर लिखा है तो इसमें 3 को लिखेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो सामने में 0 रखेंगे तब 2 होगा। और 17 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ। क्या? 17 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ। कितना मीटर होगा? 0.17 मीटर। 0.17। दशमलव बाद पहली बात तो 17 रहता ही नहीं है, एक साथ रहता है। दशमलव के बाद वाले अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। दशमलव वाला पाठ वीडियो नहीं देखे हो या फिर गलती कर रहे हो। 17 का मतलब होता है बच्चों 7 इकाई है और 1 दहाई है। तुम अगर 0.17 कहते हो तो दशमलव बाद तो इकाई दहाई रहता ही नहीं है। दशमलव बाद तो 10वें, 100वें, 1000वें ये स्थान है, तो कहां से 17 आएगा? तो ये है 0.17 मीटर। क्या बताया मैं कि 2 अंक तुमको रखना ही है, अगर नहीं है तो भी 2 अंक 0 लगा कर रखना। जैसे 5 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे 0. अब दशमलव बाद 2 अंक रखना है, तो चूंकि हमारे पास 5 है तो 0.5 लिखेंगे, तो ये बनेगा मीटर। अगर मान लो 3 अंक है, मान लो 3 अंक है, ये देखो बता रहा हूं, जैसे 385 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाना है तो 385 लिखेंगे और दशमलव के 2 अंकों के आगे में यानी 5, 8 के बाद देखो लगा दो, तो देख लो दशमलव के बाद इधर 2 अंक रहना चाहिए। ठीक है, अब ये मीटर बन गया। सैकड़ा और दहाई के बीच में दशमलव लगा दो, ठीक है, फिर वो मीटर बन जाता है। यानी सीधा सीधा फंडा दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए। अगर 1 अंक है तो 0 लगा के करो, जैसे अभी मैंने बताया ना 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.06। लेकिन दशमलव बाद 2 अंक लिखना 6, तभी जो मीटर बनेगा। बनाना रहता है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आज का समय भी हो रहा है। पूरा वीडियो देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।